नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के साथ ही जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने। आज हमसे जुड़े हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद। उनसे 31 जुलाई को जो है उनका दिल्ली रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन है केंद्र सरकार के खिलाफ में। और जो उनकी जो है मिशन भुगतान यात्रा चल रही है तीसरी, उसको लेकर और सारे के मामले जितने भी मामले हैं उन सबको लेकर विस्तार से बात करेंगे। नंदलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट की इस लागना लपेट कार्यक्रम में। जी धन्यवाद साहब, आपका भी। पहला ही प्रश्न है, क्या तैयारी है 31 जुलाई की? क्या मिशन है? क्या क्या कार्यक्रम रहेगा रामलीला मैदान में दिल्ली में? रामलीला मैदान दिल्ली में 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर हम एक विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पीड़ित परिवारों के सम्मिलित होने की संभावना है। आह्वान तो हम सभी का कर रहे हैं, सब आए, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे साहब। और पूरे दिन भर का कार्यक्रम है। जो साथी उस दिन की ट्रेन नहीं होगी उनको रात्रि विश्राम भी रामलीला मैदान में ही कराएंगे, वहीं पंडाल लगवा रहे हैं उनके लिए। उनसे चर्चा करेंगे व्यक्तिगत रूप से भी तमाम लोगों से, और किसी न किसी मतलब किसी भी मूल्य पर 1 अगस्त से सबका भुगतान आरंभ करवाना है सब, चाहे जो करना पड़े करेंगे। तो क्या तैयारी 31 जो जुलाई की है, मतलब कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग और कितनी गैदरिंग करेंगे रामलीला मैदान में दिल्ली में? सर 1 लाख से ज्यादा परिवार सम्मिलित होंगे इस कार्यक्रम में। एमसीडी से एनओसी मिल चुकी है, आज ट्रैफिक पुलिस ने भी क्लियरेंस दे दिया है। और अभी दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी उसको लेकर के थोड़ा असमंजस की स्थिति में है, तो फाइल अभी कमला मार्केट थाने में एसएचओ साहब के पास पड़ी हुई है। कल जाकर के मैं मुलाकात करूंगा, उनसे क्लियरेंस करवाऊंगा। तो 31 जुलाई को जो आपका ये कार्यक्रम है, इसमें आप जी लोगों ने क्या मिशन रखा है? कौन कौन लोग आ रहे हैं? और जो है किन लोगों को घेरना है? क्या है मिशन? देखिए साहब, हमने देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स को, जनरल सेक्रेटरीज को, देश के तमाम सांसदों को, एमएलएज को सार्वजनिक अपील की है। व्यक्तिगत रूप से भी पत्र दिए हैं उनको, तमाम चीफ मिनिस्टर समेत, गवर्नर समेत, और तमाम जो सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गैर एडिड मतलब सहायता प्राप्त नहीं, जो सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं विदेशों से, वो नहीं, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले संगठन हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया है कि वो भी आए रामलीला मैदान में 31 जुलाई को, और हमारे ठगी पीड़ित परिवारों की मदद करें। मदद करें अच्छी बात है साहब, नहीं तो जैसी कि संभावना यही है कि मदद बहुत कम लोग करेंगे राजपूत साहब, खुद ही लड़ना पड़ेगा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को। और चूंकि शायद परमात्मा ने संपूर्ण क्रांति तय कर दी है हिंदुस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या सपा बसपा या सीपीआई सीपीएम या कोई शिवसेना, टीएमसी, जनता दल वगैरह वगैरह कोई इसमें ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की सहायता करेंगे। आम आदमी पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ठगों के साथ संलिप्त हैं, या कहें ठगों ने उन्हें अपनी जेब में रख लिया है, वो उनकी जी हजूरी करते हैं। इसलिए मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कोई इसमें हमारी सहायता करेगा, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो सबका स्वागत है, सब सभी को आमंत्रित किया है। मदन लाल जी, आप जो बर्ड्स एक्ट के तहत जो लड़ाई लड़ रहे थे और ये माना जा रहा था कि कोई बड़े प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रामलीला मैदान में ये माना जाता कि देश का एक बड़ा प्रदर्शन होता है, तो क्या जरूरत आन पड़ी आप लोगों को? अब रामलीला मैदान में पहले जंतर मंतर पे आप लोग 2-3 प्रदर्शन कर चुके हैं, अब रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या वजह है? क्यों लोग हैं जो है इसे भुगतान में रोड़ा बन रहे हैं, या क्या दिक्कतें भुगतान में आ रही हैं? सर वजह इसका सबसे बड़ा कारण है राजपूत साहब, चूंकि कानून में ये व्यवस्था थी, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, ये कहता है कि 180 दिन में सरकार पैसा वापस करेगी, जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी, यदि कोई ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपने नजदीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करता है तो। 6 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, लाखों लोगों को अपना आवेदन किए हुए, उन पर अभी तक प्रोसीडिंग भी आरंभ
कंपिटेंट अथॉरिटीज ने कहीं कहीं नहीं की है, कहीं कहीं हो भी गई है। दिल्ली जैसे शहर में प्रोसीडिंग शुरू हुई है, यूपी में कहीं कहीं हुई है, बिहार में एक सिवान से कल ही लेटर मिला है, वहां शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में। लेकिन बहुतायत में बहुत सारी जगहों पर प्रोसीडिंग भी आरंभ नहीं हुई। और हम लगातार प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, तमाम जिला कलेक्टर साहिबान से, तमाम चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से, उपराज्यपालों से लगातार गुहार करते रहे हैं। धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, शोभा यात्रा, जुलूस, पत्रकार सम्मेलनों के माध्यम से। लेकिन सरकारें भुगतान करने को अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। लगातार कानून की अवहेलना की जा रही है और लगातार हमारे लोग जो पीड़ित हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। कल भी एक पूरे के पूरे परिवार ने भोपाल में आत्महत्या की है, गाजियाबाद में एक बाइक को टैक्सी स्कैम के पीड़ित ने की है। तो ऐसी घटनाओं को, दुखद घटनाओं को देख करके हमें ये लगा कि अब हमें कोई बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में करना चाहिए और अंतिम चेतावनी सरकार को दे देनी चाहिए कि या तो आप विधि सम्मत तरीके से जो आपने कानून बनाया है उसके हिसाब से भुगतान आरंभ करें अविलंब, और नहीं करेंगे तो फिर हम महाभारत की तैयारियां करेंगे। मतलब लाल जी, जो इसलिए रामलीला मैदान का आयोजन करवाएं। जी गाजियाबाद में जिस परिवार ने आत्महत्या की है, आत्महत्या के बड़े मामले देखने को मिल रहे हैं निवेशकों के। थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। इतनी दर्दनाक ये हादसा हुआ है और ये जो कंपनियां हैं, ठगी जो कंपनियां हैं, ये मजबूर कर रही हैं निवेशकों को आत्महत्या के लिए। थोड़ा दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए क्या मामला था, क्यों इन लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अब मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा कि वो कर रही हैं। देखिए, वो अपराधी थे, ठग थे, उनकी नीयत ही लोगों को ठगना था। लेकिन किसी भी अपराध को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, राज्य का विषय है, केंद्र का विषय है। और राज्य और केंद्र दोनों विफल हो चुके हैं ठगी प्रकरणों को रोकने में, ठगी प्रकरणों के पीड़ितों का भुगतान करने में, उनका पुनर्वास करने में, उनको मुआवजा देने में, उनको रोजगार देने में। तो अब सारी जो जिम्मेदारी है वो स्टेट और सेंटर की है। ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे, इस कारण से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे परिवार अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, जो बहुत असहनीय है, दुखद है। और मैं कहता हूं शर्मनाक भी है साहब, देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के कानून के लिए, कि जब कानून बन गया, सरकार ने जिम्मेदारी ले ली, वचन दे दिया हम भुगतान करेंगे, और आप नहीं कर रहे हो। 4 साल से ज्यादा इस कानून को बने हुए हो गए। तमाम ठग कंपनीज, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रॉपर्टीज जो जमाकर्ताओं के धन से उन्होंने अर्जित की थी, वो सब आपने सीज कर रखी हैं, आपके पास हैं। ज्यादातर ईडी ने सीज कर रखी है, केंद्र सरकार के कब्जे में है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? जो आवेदन करते जा रहे हैं उनका भुगतान करते जाओ, कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे, केवल झांसा दे रहे हैं। और आज तो एक दुखद खबर और निकल के आ रही है कि देश के 13 करोड़ परिवारों को ठगने वाला, उनके जीवन को तबाह कर देने वाले सुब्रत राय सहारा को कोई सरकार ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है अपने बच्चों से मिलने की या कोई इलाज विलाज कराने की। तो मुझे वो भी लगता है कि वो भी माल्या और नीरव मोदी और वो कौन कौन से चौकसी पॉक्सी थे उनकी तरह भाग जाएगा, विदेश में सेटल हो जाएगा। और ये जो 5,000 करोड़ रुपए का शिगुफा सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीआरसी ने मिलकर सुब्रत के साथ छोड़ा था, इसको रिव्यू करवा के वापस कर देंगे कि भाई गलत हो गया था, गैर कानूनी हो गया था जल्दबाजी में, और लोग फिर धक्के खाते रहेंगे, फिर मरते रहेंगे। तो साहब, इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए इस वक्त हमें एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और इसको पूरे देश को मिलकर के करना चाहिए। चूंकि अब सवाल केवल ठगी पीड़ितों का नहीं रहा, अब तो देश को बचाने का हो गया है राजपूत साहब, के देश पर संकट आ गया है। इस तरह से परिवार के परिवार अपनी जीवन लीला समाप्त करेंगे और सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेगी, वोट लेने में मशगूल रहेगी, विदेशों में अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल रहेगी। तो हिंदुस्तान तो तबाह हो गया एक तरह से, बिल्कुल। तो अब हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस लड़ाई को हम आरंभ करने जा रहे हैं। मतलब लाल जी, ये जी जो आपने सूचना दी है सुब्रत राय वाली, सुब्रत राय का परिवार भी आकर सुब्रत राय से मिल सकता है इंडिया में आकर, इसका सीधा सीधा मतलब है। तो क्या सरकार सुब्रत राय को विदेश भागने की जो है छूट दे रही है? छूट दे रही है, सब छल कर रही है जनता के साथ और देश के साथ। सरकार स्वयं छल कर रही है। एक षड्यंत्र के तहत सुब्रत राय को विदेश भेजा जा रहा है, वो वापस नहीं आएगा और लोग जो है फिर मरने के लिए छोड़ देगी ये सरकार। 5,000 का झुनझुना बजाती रहेगी, आम चुनाव में वोट ले लेगी और फिर कह देगी यार वो गलत हो गया था, जुमला था, वो तो सच्चाई नहीं थी।
और सुब्रत राय विदेश में सेटल है ही सेटल हो। मदन लाल जी, जंतर मंतर पर कई प्रदर्शन आप लोगों के हो चुके हैं, तो रामलीला मैदान में 31 जुलाई को जो आप लोगों का प्रदर्शन होने जा रहा है, ऐसा क्या आप लोग करने जा रहे हैं कि 1 अगस्त से निवेशकों का भुगतान शुरू हो जाएगा? देखिए राजपूत साहब, ये तो चूंकि देश लोकतांत्रिक है और हम उतनी बड़ी संख्या में कभी एकत्र नहीं हो सके हैं जिससे सरकार को ये लगे कि अगर अब हमने भुगतान नहीं किया तो ये हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। सरकारें साहब धरने प्रदर्शन से नहीं डरा करती हैं। सरकार तब डरती हैं जब उन्हें ये लग जाए कि हमें पदच्युत कर दिया जाएगा, सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा अगर हमने जनता की इस मांग को नहीं माना तो। रामलीला मैदान एक बड़ा स्थान है, वहां लाखों लोग आ सकते हैं और उस मैदान को भर जाने का मतलब ही ये होता है कि अगर वहां से की गई मांग को अनसुना कर दे सत्ता, तो वो भीड़ सत्ता को फाड़ करके फेंक देती है। रामलीला मैदान का ये इतिहास रहा है। तो ये अंतिम एहसास हम करा देना चाहते हैं। वैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो सत्ता उखाड़ के फेंक देंगे, नरेंद्र मोदी की, हम और राज्यों में जिसकी भी होगी उसकी भी। तो ये अंतिम चेतावनी है, या तो भुगतान होगा नहीं तो सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे साहब। ये देश में एक जन जागरण लाना है, तूफान लाना है, भुगतान क्रांति का। हर घर से आवाज उठेगी। ये मेरे पीछे लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, लाखों लोग लगा रहे हैं अब इसको अपने घरों पर, पहले भुगतान फिर मतदान को। और मैं पूरे देश में घूमा हूं, 90% ठगी पीड़े जमा करता परिवार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। तो चाहे कुछ हो या ना हो, अगर भुगतान नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं तो खुले शब्दों में कहता हूँ इस बार। इसलिए वो भुगतान, इसीलिए ये कार्यक्रम है। मदन लाल जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हर कार्यक्रम में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी। तो ये जो ठगी कंपनियां हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो देश में कोई है ही नहीं। करोड़ों लोग जो है इनसे जो है प्रभावित हैं, करोड़ों लोगों का पैसा मार रखा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। तो इन भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या प्रधानमंत्री की कोई कार्रवाई की गारंटी नहीं है? क्या बोलेंगे इस मामले में? सिर्फ प्रधानमंत्री झूठा आदमी है। मैंने आज तक इतना झूठा नेता नहीं देखा कोई जितना झूठा ये प्रधानमंत्री है। वो केवल झूठ बोलता है और लोगों को, भक्तों को लगता है कि वो सच बोल रहा है। आज भी ठगी पीड़ितों को, बहुतों को लगता है उस पर आज भी भरोसा है, लेकिन मैं उसके इस भरोसे को तोड़ने का काम करूंगा। ठगी पीड़ितों को बताऊंगा कि ये आदमी बेईमान है, झूठा है और इसका कोई भी हमदर्दी न देश के प्रति है, न देश की सेना के प्रति है, न किसी नागरिकों के प्रति है। चूंकि इन ठगी प्रकरणों में 2 लाख से ज्यादा तो हमारे देश के वर्दीधारी सैनिक ऑन ड्यूटी फंसे हुए हैं। 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की है साहब। और कितने ही किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अगर ये प्रधानमंत्री थोड़ा सा भी सच्चा होता, थोड़ा सा भी देशभक्ति इसके अंदर बची हुई होती, तो ये इन ठगी प्रकरणों पर इस तरह से आंख मूंद कर नहीं बैठ जाता, कोरी लफाजी और ये जो है बीसी नहीं करता, बल्कि कार्रवाई करता। इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट कराता देश में और सबका भुगतान शुरू कर देता। मैं तो अब समझ चुका हूं कि ये पक्का झूठा है, ढोंगी है, ठग है, बेईमान है। इसकी किसी भी चीज के प्रति, ना लोकतंत्र के प्रति, ना देश के प्रति, ना सेना के प्रति, न सत्य और न्याय और कानून के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। केवल देश को, देश के नागरिकों को मूर्ख बनाने के लिए जुमलेबाजी करता है, भ्रष्टाचार की खिलाफत करने की बात करता है। लेकिन सही बात यह है कि तमाम भ्रष्टाचारी इसके मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, तमाम ठग कंपनी चलाने वाले लोग इसके मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं और ये केवल और केवल ठगों को, बेईमानों को बचाने का काम कर रहा है और सबको देश से भगा रहा है लगातार कि खूब लूटो, हिंदुस्तान को लूट के विदेशों में बस जाओ। सुब्रत राय सहारा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्तमान में। उससे पहले नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, लटर पटर बहुत सारे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा बेईमान और ठग करप्ट लोग इसी साल एनआरआई बने हैं, विदेशों की सदस्य वो ली है नागरिकता उन्होंने इसी वर्ष में साहब। तो इससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है, झूठा कोई नहीं है सब प्रधानमंत्री साहब। तो लाल जी, ये बात चल रही है, अभी मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पे थे, आज की तारीख में दिल्ली डूब रही है, पूरा देश डूब रहा है, बाढ़ है, प्रधानमंत्री पेरिस में हैं। और दोनों, जब भी प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो भारतीय मूल के जो लोग होते हैं
उन्हें संबोधित करने लगते हैं। और ये जितने भी एनआरआई हैं देश के, जो बाहर रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, और उन पर आरोप लगते हैं कि वो कोई देश में 2 पैसा नहीं भेजने को तैयार हैं, बल्कि पंजाब के तो एनआरआई पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो यहाँ शादी करते हैं और लड़कियों को यहीं छोड़ जाते हैं। तो ये जो एनआरआई हैं विदेश में, जो भारतीय मूल के लोग हैं, इनके प्रति जो प्रधानमंत्री की हमदर्दी है, और देश में जो कुछ भी होता रहे, देश जलता रहे, देश में आग लगती रहे, देश डूबता रहे, उससे प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं लगता इस तरह से। इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए साहब, प्रधानमंत्री बेईमानों का नेता है। वास्तव में वो हिंदुस्तान का नेता नहीं है, हिंदुस्तान के बेईमानों का नेता है, ठगों का नेता है। और जो विदेशों में बच गए हैं उसमें 90 से 95% लोग बेईमान हैं, ठग हैं। उनको मातृभूमि से प्रेम नहीं है, हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। कोई 1-2% जो नौकरियों के लिए गए हुए हैं या कोई और उनका मतलब खानदानी वहां पर बिजनेस रहा है, उनको छोड़ दें तो 90 से 95% लोग जो एनआरआई हैं विदेशों में, वो ठग और बेईमान हैं। तो जब उनका नेता हिंदुस्तान से बतौर शासक हिंदुस्तान का वहां जाता है तो जाहिर सी बात है वो उसका जश्न मनाएंगे, स्वागत करेंगे। तो उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। अभी शिकायत है हिंदुस्तान की सरकार से कि अगर इसने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ न्याय नहीं किया तो हम इसको जमींदोज कर देंगे। और जिस दिन नई व्यवस्था आएगी, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करेंगे हम, उस दिन चाहे वो अमेरिका जाके बस गया हो, कोई वहां क्या बोलते हैं उसको, रूस में चला गया हो, सऊदी में चला गया हो, पाकिस्तान बस गया हो, तो अफगानिस्तान चला गया हो, पेरिस लंदन जहां भी जाके रह रहा होगा, उसको बलपूर्वक खींच के ले आएंगे राजपूत साहब। कल का हिंदुस्तान इतना ताकतवर होने जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी हो या इसके समर्थक हो, सबको अपने दिमाग से, मन मस्तिष्क से ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि सदा राजा रहेंगे, सदा शासक रहेंगे और जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे, देश को लूटते रहेंगे। देश जागेगा। मूर्खता का चश्मा या पर्दा जो उनके मस्तिष्क पर पड़ा हुआ है वो बहुत जल्दी हटेगा और जल्दी इनका अंत समय आएगा साहब, निश्चित रूप से। मदन लाल जी, इसमें कहीं से और दो हाँ, राय नहीं। बाढ़ पे बता दूं आपको, बाढ़ पे कि माँ यमुना तो जनता जनार्दन के चरण पखारने के लिए उफान पर हैं। 31 जुलाई को जैसे ही हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा, वो खुद चली जाएंगी हमें आशीर्वाद दे करके इन दुष्टों का, शैतानों का, ठगों का, बेईमानों का सर्वनाश करने का लिए। मदन लाल उसको जी, लेके लोग इसमें कहीं से दो राय नहीं कि ये जो सरकार है, इसे आम आदमी से, किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसमें भी कहीं से दो राय नहीं कि देश का जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है, संघर्ष करने को तैयार नहीं है। और जितने भी क्षेत्रीय दल हों या विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं, और वही कमजोरी पकड़कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है, वो उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। तो ये बदलाव होगा कैसे मदन लाल जी, थोड़ा प्रकाश डालिए। सर, ये संगठित गिरोह हैं सब, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी और ये दुनिया भर की डीएमके, पीएमके, जनता दल यू, आरजेडी, पारजेडी, शिवसेना वगैरह हैं। ये सब अपराधियों के संगठित गिरोह हैं। ये एक दूसरे से लड़ते तो हैं, सपा बसपा जितने भी हैं, ये आम आदमी पाम आदमी, लेकिन दिखावे के लिए वो एक नूरा कुश्ती शब्द चलता है ना अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि दिखावे की कुश्ती करना, आपस में लड़ना, वो ये कर रहे हैं। सत्य बात ये है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी, इनका देश के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। ईमानदारी, सत्य और न्याय के प्रति इनकी कोई निष्ठा नहीं है। ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि आज बीजेपी है, कल राहुल आ जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगी, परसों आम आदमी पार्टी आ जाएगी, अगले साल कोई और आ जाएगा। और ये केवल जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं साहब। इसलिए इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम तो अब इन सबके सर्वनाश का निर्णय ले चुके हैं कि अगर इन्होंने 1 अगस्त से भी भुगतान आरंभ नहीं किया तो सबका सर्वनाश करेंगे साहब। देश को पाप मुक्त बनाएंगे, ठग मुक्त करेंगे, बेईमान रहित बनाएंगे और तमाम इन अपराधी गिरोहों का अंत सुनिश्चित करके एक नई व्यवस्था हिंदुस्तान को देने का काम करेंगे। आपका कोई एक प्रश्न और था राजपूत साहब, जरा दोबारा करना, मैं भूल गया। इसी में कुछ बोला था आपने। प्रश्न मेरा इसके था, सरकार को लेकर था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये लोग जो है यदि काम नहीं कर रहे हैं तो फिर भुगतान होगा कैसे? भ्रष्ट है दोनों, और दोनों ही किसी की कोई काम करने को तैयार नहीं है, दोनों की पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर ये निवेशकों का भुगतान होगा कैसे? सरकार बदल देंगे साहब, उसके लिए हमें चुनाव का इंतजार करने की जरूरत थोड़ा ही है।
हम कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा ही है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल थोड़ा ही है जो चुनाव का इंतजार करेंगे कि भैया वोट की चोट मार के तुम्हें हटा देंगे, हम खुद सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, हम सामाजिक क्रांति लाएंगे, समाज को इतना जागरूक और मजबूत करेंगे कि बिना वोट के भी हम बेईमान सिस्टम को जमींदोज कर सकें, सत्ता से हटा सकें इन लोगों को। होता है लोकतंत्र में ये सब जगह, तानाशाही में हो जाता है ये तो, सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जाता है बेईमान लोगों को। तो अगर ये बेईमानी करेंगे, हठधर्मिता करेंगे, देश को सर्वनाश की ओर लेके जाएंगे, तो देश को बचाने के लिए इन्हें आम चुनाव से पहले भी हम उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे सब। तो मदन लाल जी, ये जो नई व्यवस्था में किन लोगों के हाथ में देश आना चाहिए, थोड़ा डालिए प्रकाश। किन लोगों के हाथ में आना चाहिए ये तो अभी बताना उचित नहीं रहेगा कि किसके हाथ में जाना चाहिए, लेकिन देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। सिस्टम में ही बहुत सारे ईमानदार लोग भी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग ईमानदार हैं, कांग्रेस में भी कुछ ईमानदार हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें तो जुडिशरी में काफी सारे लोग ईमानदार हैं, सेना में ईमानदार हैं, पुलिस में ईमानदार हैं। कोई भी जब व्यवस्था होगी साहब, नायक तो समय चुनता है अपना, मैं या आप नहीं चुन सकते राजपूत साहब। जब समय आएगा तो समय स्वयं अपना नायक चुन लेगा, वो आपको बिठा दे, क्या पता यार चरण सिंह राजपूत बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ईमानदार हैं, चलो उनको बिठा देते हैं ला करके, वो नेतृत्व करें देश का। तो किसी न किसी को वो स्वयं चुन लेगा, उसकी चिंता मैं नहीं करता हूं कभी भी कि कौन होगा। मैंने तो आज तक जितने आंदोलन लड़े, चाहे वो खान माफिया के, खनन माफिया के, तेल माफिया के, भू माफिया के, बिल्डर माफिया के, ट्रांसपोर्ट माफिया, दुनिया भर के माफियाओं से मैं लड़ा हूं। आप देख रहे हैं बुढ़ापा लिया, पूरी जवानी माफियाओं से लड़ते लड़ते गुजार दी। आज वो तमाम चीज बंद है, भूजल का दोहन बंद है, खनन माफिया बंद है, तेल माफिया बंद है, ट्रांसपोर्ट माफिया पे अंकुश लग गया। मैंने तो कभी ये चिंता नहीं की कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आता उनमें, मत आओ, मुझे उससे मतलब नहीं है कि मेरा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं मुझे उसकी उपलब्धि दी जा रही है या नहीं दी जा रही, श्रेय दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। काम होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वैसा काम होना चाहिए, मैं उसी में संतुष्ट रहता हूँ। जब तो चिंता मत करो, नायक चुन लेगा समय साहब, हो जाएगा कोई ना कोई मदन लाल तैयार जी, उसके लिए, बहुत लोग हैं। आज के आंदोलन में और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस आंदोलन में एक बड़ा अंतर देखने को ये मिलता है कि आजादी की लड़ाई में जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उनकी समाज भी मदद करता रहा। उनका समाज जो है उनका सम्मान करता था। आगे कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को जो है एक तरह से समाज से मदद मिलती थी। लेकिन आज की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये देखा जा रहा है कि घर के लोग जो है वो मदद करने को तैयार नहीं है, सम्मान देने को तैयार नहीं है, और दूसरे जो लोग हैं, स्वार्थी हैं, लालची लोग हैं, वो कायर बने हुए हैं, डरपोक बने हुए हैं। तो इस माहौल में ये बदलाव कैसे होगा और कैसी लड़ाई लड़ी जाएगी, थोड़ा डालिए प्रकाश। राजपूत साहब, परिवार के लोग कभी सहयोग नहीं करते, आदि से लेके अंत तक ये रहेगा। जो आपके परिवार के लोग हैं वो आपकी सामाजिक लड़ाई में कभी मदद नहीं करेंगे। परिवार के लोग तो अपना विशेषाधिकार समझते हैं, आपका शोषण करना या आपसे पैसा मांगना या अपने उत्तरदायित्वों के प्रति आपको बार बार जो है याद दिलाते रहना। तो परिवार के लोगों से ये उम्मीद करना तो मैं समझता हूँ बेईमानी है कि वो आपकी किसी सामाजिक लड़ाई में आपको सहयोग करेंगे। वो तो निश्चित रूप से आपका विरोध करेंगे या आपका खून चूसेंगे। लेकिन समाज, राष्ट्र की जहां तक बात है साहब, तो राष्ट्र ना पहले नपुंसक था ना आज है। आप मुझे देखते हैं कि मेरे जैसा वास्तविक फकीर भी जब घर द्वार त्याग करके निकला है, तो इस एक साल में ही एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ है। लोग मदद कर रहे हैं, सब भगवान की तरह पूजा करते हैं। मैं तो रोने लगता हूँ कई जगह देख के, कोई नारियल, कोई आरती, कोई अगरबत्ती, कोई पैरों में गिर जाते हैं साहब कि आपका वीडियो देख लिया था इसलिए जीवन बच गया, इसलिए जिंदा हूँ, आप मेरे लिए भगवान है, ईश्वर है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा लेकिन आपको देखता हूँ, तो लगता है कि ईश्वर कहीं दुनिया में है। तो समाज तो सहयोग करता है साहब, पीड़ित तो करते ही करते हैं। कुछ नालायक होते हैं साहब, हमेशा रहे। लोग तो गांधी को गाली देते हैं, भगवान को, कृष्ण को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, क्या वारा था, छलिया था, औरतें छेड़ता था, राम पर कीचड़ उछाल देते हैं लोग। तो लोगों पर नहीं कह सकते हम साहब कि सारा समाज आपके समक्ष नतमस्तक हो जाए, ये कहाँ होता है। सारा समाज तो तब भी नतमस्तक नहीं होता जब आप मतलब प्रधानमंत्री बन जाए या देश के शासक बन जाए, तब भी कुछ लोग विरोध करते हैं। हम अब सारा समाज नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक कहाँ है। हम कहते हैं देखो ठग है, बेईमान है, झूठा है, जुमलेबाज है। हम भी तो समाज का ही अंग हैं, हम भी तो राष्ट्र के अंग हैं, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि हमें लगता है वो गलत कर रहा है, झूठा बेईमान आदमी है। तो चाहे भले ही प्रधानमंत्री बन गया है, लेकिन हमारी नजरों में आज भी वो नौकर ही है। प्रधानमंत्री नौकर होता है देश का।
तो हम देश के प्रतिनिधि हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कम से कम हम कुछ लोग हैं जो उसको नौकर कहने की हिम्मत रखते हैं। हम कोई उसके अधीनस्थ थोड़ा ही है किसी के। तो पूरा समाज, राष्ट्र कभी किसी के अधीनस्थ नहीं आता है साहब। कुछ लोग हमेशा आपके भले कर्मों का भी विरोध करते हैं, क्योंकि वो शैतान होंगे या ठग होंगे, या उनकी सत्ता को आपके कार्यक्रम से, आंदोलन से चोट पहुंचेगी, तो वो आपका विरोध करेंगे ही। उनके भक्त करेंगे, कुछ मूर्ख करेंगे, और ज्यादातर धूर्त धूर्त तो करेंगे ही करेंगे आपका विरोध। लेकिन जो समाज का एक बड़ा तबका है जो प्रभावित होता है इन चीजों से, वो चीजों को समझता है, तथ्यों को समझता है, सत्य को समझने लगता है, वो आपके पीछे एकजुट होता है। मेरे जैसे आदमी के पीछे साहब आज अगर लाखों लोग खड़े हैं, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, इस आंदोलन को गति दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं मेरा राष्ट्र आज भी नपुंसक नहीं है। आज भी हम में वो जज्बा, हिम्मत, हौसला है कि हम, चाहे भले ही हमारी सत्ता में, सरकार में दुर्योधन बैठ जाए, कंस बैठ जाए, कोई जरासंध बैठ जाए, कोई नरेंद्र मोदी बैठ जाए, उसको हटाने की हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। और जल्दबाजी का शिकार मैं ना आज हूं ना पहले हूं। कुछ लोग जल्दबाजी का शिकार होते हैं, उन्हें लगता है कि जादू मार के नरेंद्र मोदी को हटा दो, तो ये संभव नहीं है साहब। थोड़ा समय लगेगा। जिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे स्वयं, उन्हें 13 साल से ज्यादा समय लग गया था दुर्योधन के शासन का अंत करने में, हस्तिनापुर को आजादी दिलाने में। भगवान राम को 14 वर्ष लग गए थे रावण का अंत करने में, रावण तक पहुंचने में। रावण का अंत करने में तो महीने भर में कर दिया था, लेकिन वहां तक पहुंचने में 13 वर्ष 11 महीने लग गए थे साहब, लंका पहुंचने पहुंचने में। तो समय लगता है। हम तो उस तरह के चमत्कारी लोग भी नहीं है। आज तो नया युग है, नया दौर है, नए तरीके से चल रहा है, तो लेकिन राम और कृष्ण से थोड़ा जल्दी कर देंगे सब, निश्चिंत रहें। हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाएंगे ठगों से, बेईमानों से और झूठे जुमलेबाज लोगों से। ये होगा, निश्चित रूप से होगा राजपूत साहब। चिंता न करें, देश को आश्वस्त करें कि घबराए नहीं। देश आज भी उसके भारत माता के सच्चे सिपाही जीवित हैं, जो अपनी माता की लाज बचाएंगे, इसको इनकी खूनी पंजों से मुक्त कराएंगे और हिंदुस्तान को वास्तविक आजादी दिलाएंगे ठगों से, बेईमानों से। मदन लाल आजाद जी, ये जो 31 जुलाई का आपका कार्यक्रम है, क्या आह्वान करना चाहेंगे निवेशकों से और दूसरे लोगों से? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि साहब सब इस वक्त देश संकट में है, उनका अपना पैसा डूबा हुआ है, उनके परिवार की परिवार जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त तमाम चीजों को, तमाम इच्छाओं को मलमूत्र की तरह त्याग कर देश को बचाने के लिए, अपने धन को बचाने के लिए, अपने सम्मान को, अपने परिवार को बचाने के लिए 31 जुलाई को शहीद आजम उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर दिल्ली के रामलीला मैदान आना चाहिए और ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ देश के प्रधानमंत्री को, देश के पूरे बेईमान सिस्टम को ये बता देना चाहिए कि अगर आज भी तुमने न्याय की पुकार नहीं सुनी तो तुम्हारा अंत दुर्योधन से ज्यादा बुरा करेंगे। मैं यही आह्वान करना चाहूंगा कि तमाम लोग आए, कोई कैरियर की चिंता ना करें कि साहब कैरियर खत्म हो जाएगा, कोई किसी और चीज से भयभीत ना हो, बिल्कुल भयमुक्त होकर के आए। किसी का कुछ भी बुरा नहीं होगा, सबका कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, सबका भुगतान होगा। इस चीज को मन में पूरी तरह से विश्वास करके दिल्ली आए और ये होगा राजपूत साहब, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी साहब, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।